बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम मैकेनिक्स के आज के लेक्चर में हम लोग दो चीज़ें बुनियादी तौर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि पहले 4 पोस्टुलेट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में, और जो 5th पोस्टुलेट है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वो 5th पोस्टुलेट है टाइम एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटर and time evolution of state as well. किस तरीके से अगर हमें एट द पर्टिकुलर टाइम कोई स्टेट ऑफ द सिस्टम पता है, तो कैसे हम किसी फ्यूचर टाइम पर, मतलब आफ्टर टी टाइम लेटर, हम कैसे किसी स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल टाइम पर हमें स्टेट दी हुई है और किसी लेटर टाइम पर हमें स्टेट कैलकुलेट करनी है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है टाइम एवोल्यूशन, यानी टाइम के साथ कोई स्टेट कैसे इवॉल्व करती है, कैसे खुद को चेंज करती है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में जो सिस्टम की स्टेट्स हैं वो और वेव फंक्शन जो है सिस्टम का, वो टाइम के साथ इवॉल्व करता है, स्टैटिक नहीं होता। ठीक है, तो कैसे इवॉल्व करता है, अगर हमें फॉर एग्जांपल टी नॉट टाइम के ऊपर वेव फंक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो थ्योरेटिकली हम किसी लेटर टाइम टी के ऊपर, ठीक है, वेयर टी इज ग्रेटर देन टी नॉट, यानी कि टी जो है कोई लेटर टाइम है, उसके ऊपर हम सिस्टम का वेव फंक्शन प्रिडिक्ट करना चाहें तो कैसे हम कर सकते हैं मैथमेटिकली, और उसके पीछे थ्योरी क्या है। ये है टाइम एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। एक चीज तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल। दूसरी जो चीज है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि स्टेशनरी स्टेट्स क्या हैं। स्टेशनरी स्टेट्स को डिस्कस करने के लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है और कैसे हम इनसे टाइम स्टेशनरी स्टेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और स्टेशनरी का मतलब क्या है। तो दिस इज द कंटेंट ऑफ द डे, इसको हम लोगों ने डिटेल में देखना है। तो मैं टाइम एवोल्यूशन यानी 5th पोस्टुलेट को डिस्कस करने से पहले आपको टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा वही कॉन्सेप्ट हम फिर टाइम एवोल्यूशन में यूज करेंगे, पर्टिकुलरली टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली क्या है, पहले भी मैंने आपको कई दफ़ा डिस्कस शायद किया है आपसे कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये बेसिकली आइगन वैल्यू इक्वेशन है, एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन। मतलब आप अगर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करें तो वो आपका सिंपल एच साई इक्वल टू ई साई है। एच क्या है, हैमिल्टोनियन है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर, साई स्टेट है, ई जो है उसकी आइगन वैल्यू है और साई फिर स्टेट है, यानी एच साई इक्वल टू ई साई, ये हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। अगर आप टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे तो आप जस्ट ई नहीं लिखेंगे आइगन वैल्यू, यानी एच साई इक्वल टू ई साई नहीं होगा, ई की जगह जस्ट आपके पास ई का ऑपरेटर होगा। एनर्जी का टाइम डिपेंडेंट ऑपरेटर क्या होता है, आयोटा एच कट पार्शियल बाई पार्शियल टी। तो अब हमारे पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बनेगी एच साई इक्वल टू आयोटा एच कट पार्शियल बाई पार्शियल टी इनटू साई। मैं थोड़ा सा आपको एक पिक्चर में ये चीज शो करता हूँ, डेरिवेशन थोड़ी सी मैं आपको शो कर देता हूँ ताकि बात जो है वो क्लियर हो जाए। हाँ, ये आपके पास मैं आपको क्वेश्चन शो कर देता हूँ, ये आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर आप गौर से देखें तो आपको एच साई इक्वल टू आयोटा एच कट पार्शियल साई बाई पार्शियल टी, ये आयोटा एच कट पार्शियल बाई पार्शियल टी जो है ना, ये एनर्जी को शो करता है। जैसे आपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी देखा था कि डेल ई इंटू डेल टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट, ठीक है, उसी से ही ये डिराइव किया गया, आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल टी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपके पास क्या कहलाती है, ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है,
और इसमें आप देखें, थोड़ा सा गौर करें, तो ये जो H है वो हैमिल्टोनियन है, साई फंक्शन ऑफ आर एंड टी वेव फंक्शन है, और आयोटा एच का पार्शियल और पार्शियल टी ये आपके पास एनर्जी टाइम डिपेंडेंट एनर्जी ऑपरेटर है, और इसके फिर साई फंक्शन ऑफ आर एंड टी क्या है, ये आपके पास जो है वो अगेन स्टेट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपके पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर एक चीज आपका ख्याल रखना है, ये जो एच है ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर है, इसमें दो चीजें, एक काइनेटिक एनर्जी टर्म है, एक पोटेंशियल एनर्जी टर्म है। पोटेंशियल एनर्जी स्टेशनरी स्टेट्स के केस में टाइम इंडिपेंडेंट होगी, ये बात याद रखनी है, पोटेंशियल एनर्जी विल बी टाइम इंडिपेंडेंट इन केस ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स, ठीक है ना। टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल जो है वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम लेटर स्टेज पर डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा हमें कम्प्लेक्सिटी पड़ जाती है। तो अभी हम टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, वो टाइम इंडिपेंडेंट है। टाइम उसके देखें आप, ये v फंक्शन ऑफ r है या u फंक्शन ऑफ r होगा, बुक में देखेंगे तो ये जस्ट पोजीशन डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है। तो इस वजह से ये टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल से स्टेशनरी स्टेट्स जनरेट होती हैं, ठीक। अच्छा, तो ये मैंने H की जगह उसकी जो है ना वो लिख दी, उसकी ऑपरेटर साई फंक्शन ऑफ आर एंड टी एज इट इज आयोटा एच का पार्शियल बाय पार्शियल टी इनटू ये साइड बिल्कुल उसी तरीके से, और ये ख्याल रखना कि ये टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल है। अब इस वेव फंक्शन जो है ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, एक पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट है, एक टाइम डिपेंडेंट पार्ट। हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, जिस तरीके से हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं, यानी कि आर और टी डिपेंडेंस को अलग अलग करते हैं। तो ये साई ऑफ आर मैंने इसको कन्वर्ट किया है, और एफ ऑफ टी यानी कि दो अलग अलग जो है वो पार्ट्स में मैंने इसको आप देख लें कि डिवाइड किया। ये पोजीशन इंडिपेंडेंट पार्ट है, और ये क्या है, ये ये टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट है साई फंक्शन ऑफ आर, और एफ ऑफ टी क्या है, टाइम डिपेंडेंट पार्ट है। तो ये पोजीशन डिपेंडेंट, ये टाइम डिपेंडेंट पार्ट को अलग अलग करती है, दो पार्ट्स इसके बना दिए साई आर एंड टी के, साई ऑफ आर एक पार्ट और एफ ऑफ टी दूसरा पार्ट। अब मैंने इसके अंदर ये जहां पर साई आर कॉमा टी था उसकी जगह ये पुट कर दिया है वेव फंक्शन, ये वाला जो मैंने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला, और इस तरफ भी मैंने पुट किया। अब इस तरफ पुट किया ना, तो ये पार्शियल और पार्शियल टी था, अब ये आर पर ऑपरेट नहीं हो रहा था, तो पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट जो है इसके लिहाज से कांस्टेंट था, टी के लिहाज से, तो इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। और इधर कौन सा है, इधर देखें ये जो डेल ऑपरेटर है ये भी पोजीशन डिपेंडेंट है, ठीक है ना, ये पोजीशन डिपेंडेंट ऑपरेटर होता है, और वी ऑफ आर भी पोजीशन डिपेंडेंट। तो इन दोनों में टाइम वाला फैक्टर नहीं है, ठीक है, टाइम वाला फैक्टर नहीं है, तो इस वजह से टाइम वाला फैक्टर बाहर रखेंगे और साई ऑफ आर को इसके अंदर ऑपरेट करेंगे, क्योंकि टाइम वाला ऑपरेटर इसमें अंदर है ही नहीं, तो इस वजह से एफ ऑफ टी को बाहर, इधर साई ऑफ आर को बाहर रखेंगे क्योंकि ये सिर्फ टाइम पर ऑपरेट हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब इन दोनों पर साई ऑफ आर और एफ ऑफ टी दोनों साइड पर डिवाइड कर दूंगा, इस साइड पर भी और इस साइड। इस साइड पे मैं जब साई ऑफ आर और एफ ऑफ टी करूंगा तो एफ ऑफ टी से तो एफ ऑफ टी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 1 ओवर साई ऑफ आर रह जाएगा जैसे यहाँ पर है, और इधर डिवाइड करूंगा तो साई ऑफ आर, ये वाला जो साई ऑफ आर है इससे साई ऑफ आर कैंसिल हो जाएगा और 1 ओवर एफ ऑफ टी रह जाएगा, तो ये हो जाएगा आर डैश का एफ ऑफ टी पार्शियल एफ ऑफ टी ओवर पार्शियल टी, और इधर जो है ना 1 ओवर साई ऑफ आर रह जाएगा। अब ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी ये थी क्या, बेसिकली ये एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन थी, ठीक है ना। तो ये वाली साइड भी आप बेशक चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसमें अगर ये साई ऑफ आर और साई ऑफ आर की डायमेंशन बैलेंस हो जाए तो ये पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किस चीज की इक्वल होती है, टोटल एनर्जी की इक्वल होती है। तो ये साइड टोटल एनर्जी, ये वाली साइड में भी आप अगर एफ ऑफ टी और एफ ऑफ टी को आपस में उनकी डायमेंशन बैलेंस कर दें तो आयोटा एच का पार्शियल बाई पार्शियल टी भी एनर्जी के बराबर होती है। तो ये साइड भी बेसिकली एनर्जी के बराबर है, ये साइड भी एनर्जी के बराबर है, आप डायमेंशनली भी प्रूव कर सकते हैं। तो दोनों साइडों को अलग अलग मैं एनर्जी के इक्वल कर सकता हूँ, अगर दोनों साइड ही एनर्जी के बराबर हैं तो दोनों साइड को अलग अलग एनर्जी के बराबर किया जा सकता है।
अब इस साइड को, ये वाली जो राइट हैंड साइड है, इसको मैंने एनर्जी के बराबर किया है यहाँ पर। ठीक है, आपको नजर आ रहा है ये वाली साइड एनर्जी के बराबर, ये ठीक है ना। तो अब ये एनर्जी के बराबर आगे, बस इसी को हम वन बाय वन पहले इस साइड को सॉल्व करते हैं, फिर इस साइड को करेंगे। तो ये वाली जो साइड है, इसमें देखें कि मैं अगर इस पार्शियल को मैं टोटल डेरिवेटिव में चेंज कर देता हूँ, डी एफ फंक्शन ऑफ टी ओवर डी टी कर देता हूँ, क्योंकि सिर्फ टाइम पे ये डिपेंड कर रहा है, तो पार्शियल की जरूरत नहीं, ये टोटल में कर दी। एफ ऑफ टी यहीं पर रहने दिया, और ये जो डी टी था इसको दूसरी साइड पे लेके आऊँ, इस साइड, और ये आयोटा दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस आयोटा हो जाता है, आपको पता ही है, एच का डिवाइड हो जाएगा, यानी टाइम वाला पोर्शन मैंने इस साइड पे कर लिया और एफ ऑफ टी वाला इस साइड, तो ये डी एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ टी, और ये आयोटा एच कट और डेल टी दूसरी साइड पे चला गया। तो और लिमिट्स इसको 0 से t तक दे दी, या आप कोई और भी दे सकते हैं, t नॉट टू t, जो भी आप देना चाहें। तो ये एफ ऑफ टी ऊपर डी एफ ऑफ टी, इनका इंटेग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है ना, फंक्शन है ऊपर, उसका डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल है, तो ये लॉग ऑफ एफ ऑफ टी हो जाएगा। और इधर आयोटा एच कट और ई कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल देंगे तो डी टी का जो इंटेग्रल है वो टी आ जाएगा। तो अभी अब आप इस लॉग को खत्म करेंगे तो इधर इस साइड पे एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। एफ ऑफ टी की वैल्यू आपके पास है ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट, इस इक्वेशन की मदद से, ठीक है। तो ये एक चीज आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अब इस साइड पर आते हैं, ये वाली साइड किसके बराबर है, ई के बराबर है, तो मैंने ये वाली साइड भी ई के बराबर रख दी, जैसे ये वाली साइड ई के बराबर थी, दोनों साइड अलग अलग ई के बराबर। तो अब यहाँ पर ये जो साई ऑफ आर है दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। ये क्या है, ये एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर, ये एच है, हैमिल्टोनियन है, यानी एच साई इक्वल टू ई साई। ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, ये कहलाती है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। और जिससे हमने स्टार्ट किया था वो कौन सी थी, जिससे हमने स्टार्ट किया था एच साई इक्वल टू आयोटा एच कट पार्शियल बाई पार्शियल टी इंटू साई, ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये वाली जो हमने की है एच साई इक्वल टू ई साई, ये टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, यानी इसमें टाइम का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर। और ये वाली क्या है, ये टाइम, ये वाली आप देख लें, ये भी वही है, ये क्या है, ये टाइम डिपेंडेंट है, क्योंकि इसकी ये वाली राइट साइड जो है ना वो टाइम डिपेंडेंट पोर्शन पे मुश्तमिल है। तो आपने यहाँ इस डेरिवेशन से एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ये कोई अलग से चीजें नहीं है, तो दोनों ही एक्चुअली एक ही चीज है। श्रोडिंगर इक्वेशन इन जनरल टाइम डिपेंडेंट है, लेकिन अगर हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं तो हम टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को अलग कर सकते हैं, टाइम डिपेंडेंट पार्ट को अलग कर सकते हैं, सिंपल इज दैट। इक्वेशन एक ही है, कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, श्रोडिंगर इक्वेशंस दोनों बेसिकली एक ही इक्वेशन है जो जनरली टाइम डिपेंडेंट है, लेकिन उसको हम टाइम इंडिपेंडेंट ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल स्टेट्स में हो सके, जिस तरीके से हमने ये पूरी डेरिवेशन में यही किया है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया है और अल्टीमेटली हम किस तक पहुंच गए, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से। अब जहां पर हमारा सिस्टम यानी वेव फंक्शन टाइम इंडिपेंडेंट होगा तो हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ही इस्तेमाल कर लेंगे, जहां पर सिस्टम टाइम डिपेंडेंट होगा तो हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज कर लेंगे। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। अब आप देखो कि ये एफ ऑफ टी, इसमें ये यहाँ पर सेपरेशन की थी, एफ ऑफ टी और साई ऑफ आर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो साई ऑफ आर तो हमें मिलेगा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व कर करेंगे जब हमें पोटेंशियल दिया गया होगा सिस्टम का, हम इसको पुट करेंगे और हम आगे जाकर इसको सॉल्व भी करेंगे कुछ खास सिस्टम्स के लिए, फॉर एग्जांपल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल के लिए या हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, तो फिर हम देखेंगे, ठीक है ना। तो साई ऑफ आर इसका सॉल्यूशन आएगा, जिस तरीके से श्रोडिंगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसका जो फंक्शन होता है वो हमें आंसर के तौर पे मिलता है, तो वो सॉल्यूशन हम कहते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पर भी साई ऑफ आर जो है इसका सॉल्यूशन है जो कि हमें मिलेगा।
तो साई ऑफ आर तो यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब एक यानी इस टोटल वेव फंक्शन साई ऑफ आर कॉमा टी में से एक पार्ट हमें मिलेगा साई ऑफ आर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से। दूसरा पार्ट कहाँ से मिलेगा, एफ ऑफ टी, वो हमें इस इक्वेशन से मिलेगा, इस बॉक्स में जो आपको इक्वेशन नजर आ रही है, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट, यहाँ से हम एफ ऑफ टी निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, साई ऑफ आर और एफ ऑफ टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेव फंक्शन आ जाए। तो ये देखें आप, साई ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय ये एफ फंक्शन ऑफ टी है, एफ फंक्शन ऑफ टी है ई रेज पावर माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट। तो ये हमारे पास जो वेव फंक्शन है ये कहलाता है स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट क्यों कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट इस वजह से कहते हैं, स्टेशनरी का क्या मतलब होता है कि जो रुकी हुई हो चीज, ठीक है, मूविंग ना हो, मतलब टाइम के साथ। अब हालांकि बज़ाहिर तो आपको नजर आ रहा है कि ये वेव फंक्शन टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि इसके अंदर टाइम का फैक्टर है, टी इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो डिफरेंट आएगा, टी इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो डिफरेंट आएगा, तो स्टेशनरी तो ना हुआ। एक्चुअली ये स्टेट, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेव फंक्शन स्टेशनरी है, बल्कि इस वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी स्टेशनरी है, ठीक है, ये याद रखना है। अक्सर ये आप से पूछा जा सकता है इंटरव्यूज में भी और एग्जाम्स में भी कि व्हाई वी कॉल इट स्टेशनरी स्टेट ऑल्दो द वेव फंक्शन इज टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। तो क्या आंसर है कि इस एक्चुअली इस वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। कैसे, अगर मैं इसका साई स्टेरिक लेता हूँ तो साई स्टेरिक मल्टीप्लाइड बाई ये साई करूंगा तो साई स्टेरिक फंक्शन ऑफ आर इंटू साई ऑफ आर आ जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या होगा, इसका स्टेरिक लूंगा तो ई रेस्ट पावर प्लस आयोटा ई टी ओवर एच कट मल्टीप्लाइड बाई यही एज इट इज मल्टीप्लाई करूंगा ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा, तो ई रेस्ट पावर प्लस समथिंग इंटू ई रेस्ट पावर माइनस समथिंग, ये आपस में ई रेस्ट पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी तो एक माइनस समथिंग है एक प्लस समथिंग है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ई रेस्ट पावर जीरो आ जाएगा। आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट करके देखें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इस तरीके से आएगी, हाँ ये देखें, अब इसमें देखें इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर तो ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, इसका जो स्क्वायर है ना ई रेज़ पावर माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा ई रेज़ पावर प्लस आयोटा ई टी ओवर एच कट, और इटसेल्फ क्या है ई रेज़ पावर माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट, ठीक है। तो ये ई रेस्ट पावर जब ये दोनों पावर्स को आप ऐड करेंगे वो सेम वैल्यूज हैं तो वो हो जाएगी सेम वैल्यूज को जब माइनस करेंगे तो जीरो होगी, ई रेस्ट पावर जीरो क्या होता है 1, तो इस फैक्टर का जो आंसर है वो 1 आएगा। तो अब आप देखो कि ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये टाइम इंडिपेंडेंट है, दैट इज द रीजन that we call the stationary states because the probability density of the states is time independent। तो मैं इसको अब समराइज कर रहा हूँ इस पार्ट को, फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। स्टेशनरी स्टेट के हवाले से हमने दो चीज़ें देखी, एक तो हमने ये देखा कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, फिर हम कंक्लूड ये किया कि टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन अलग अलग से चीज़ें नहीं हैं, बल्कि दोनों ही बुनियादी तौर पर सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो और हम टाइम डिपेंडेंट में अगर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, ये जैसे ये मैंने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया तो अल्टीमेटली मेरे पास टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन आई और टाइम वाले पोर्शन का सोल्यूशन आ गया। टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन से हमने साई ऑफ आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके साथ जो टाइम डिपेंडेंट वाला पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास स्टेट बनेगी वो स्टेशनरी स्टेट कहलाएगी, ठीक है। स्टेशनरी इस वजह से कहलाएगी क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें यहाँ तक तो हो गई। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं आपको छोटा सा और एक टॉपिक है वो है टाइम एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि फिफ्थ जो
पोस्टुलेट है वो है टाइम एवोल्यूशन। पहले 4 पोस्टुलेट हमने पढ़ लिए थे, 5th पोस्टुलेट हमारा रहता था। 5th पोस्टुलेट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, मैंने आपको अभी थोड़ा सा बताया भी है कि अगर हमें वेव फंक्शन सपोज कोई इनिशियल टाइम है टी नॉट और फाइनल टाइम है टी, और टी जो है वो ग्रेटर देन टी नॉट है, यानी फॉर एग्जांपल टी नॉट अब है और टी नॉट सपोज 1 आवर लेटर है, ठीक है, तो ये एक टाइम इंटरवल है अब से 1 आवर लेटर का, ठीक है। अगर अभी हमने वेव फंक्शन कैलकुलेट किया है टी नॉट टाइम पर, तो अगर हमें 1 आवर लेटर हमसे पूछा जाए कि वेव फंक्शन क्या होगा, तो हम 1 आवर लेटर उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे बल्कि प्रिडिक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी, ठीक है। क्वांटम जो है वो फ्यूचर प्रेडिक्शन की पावर है क्वांटम के पास। वो पावर क्या कहलाती है, वो टाइम एवोल्यूशन कहलाती है। वो कैसे हम कर सकते हैं, अगर हमें वेव फंक्शन साई फंक्शन ऑफ टी नॉट दिया गया है, ठीक है, ये साई फंक्शन ऑफ टी नॉट एक इनिशियल टाइम पर दिया गया है, तो हम कैसे साई फंक्शन ऑफ टी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इस टी नॉट वेव फंक्शन पर, जो इनिशियल वेव फंक्शन है, उस पर एक टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर यू फंक्शन ऑफ टी एंड टी नॉट ऑपरेट करेंगे। यू इज द टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर और प्रोपिगेटर, ठीक है ना। एक ऑपरेटर है जिसको टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर या प्रोपिगेटर कहते हैं, वो ऑपरेट करेंगे इनिशियल वेव फंक्शन के ऊपर, ठीक है, और उससे हमें एक फाइनल वेव फंक्शन मिलेगा, ठीक है। कैसे करेंगे और ये ऑपरेटर कहाँ से आएगा, ये हमें श्रोडिंगर इक्वेशन बताएगी। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, एच साई इक्वल टू आयोटा एच काट पार्शियल बाई पार्शियल टी इनटू साई, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब साई फंक्शन ऑफ टी क्या है, इसके अंदर ये पूरी वैल्यू हम इंसर्ट कर देंगे, यानी ये साई ऑफ टी की जगह ये जो पूरी वैल्यू पड़ी है वो हम इंसर्ट कर देंगे, इस तरफ भी ये साई ऑफ टी की पूरी वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। अब देखो कि यहाँ पर ये जो पार्शियल बाई पार्शियल टी है, ये साई ऑफ टी नॉट पर ऑपरेट तो नहीं होगा क्योंकि ये टी पर ऑपरेट होगा ना, तो इसके अंदर ये इसके लिहाज से कांस्टेंट है, इस पर ये ऑपरेट नहीं होगा, ये सिर्फ यू पर ऑपरेट होगा यहाँ पर। तो ये साई ऑफ टी नॉट और इस तरफ जो साई ऑफ टी नॉट है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, इनिशियल टाइम एक कांस्टेंट टी नॉट टाइम पर है, इस वजह से इस तरफ से और इस तरफ से कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन u नहीं कैंसिल होगा क्योंकि u में t है और t इसके ऊपर ऑपरेट होना है, इस वजह से हम u को इस u के साथ कैंसिल नहीं कर सकते, ये ख्याल रखना। अच्छा, अब आप इस u को मैं इस साइड पे ले जाता हूँ और ये पार्शियल t को मैं इस साइड पे कन्वर्ट ले जाता हूँ, यानी ये साइड चेंज कर देता हूँ, इसको इस तरफ डिवाइड कर देता हूँ, इस पार्शियल t को उस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और फिर मैं ये पार्शियल को टोटल में चेंज कर देता हूँ और इसको इस साइड पे ले आता हूँ, ठीक है, यानी डी यू ओवर यू, और इसको इस साइड पे लेके आऊँ माइनस आयोटा एच कट ओवर एच कट और पार्शियल टी को टोटल डी टी में, और इन दोनों साइड्स को मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ टी नॉट से टी तक। तो ये जब इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ यू, ठीक है, लॉग ऑफ यू होगा, इधर डी टी का इंटीग्रल टी आएगा और टी पर लिमिट्स पुट करेंगे तो टी माइनस टी नॉट ये आ जाएगा इस तरीके से। अब इस लॉग को खत्म करूंगा तो ये e रेज टू पावर आयोटा एच का टी माइनस टी नॉट ओवर एच कट आ जाएगा e रेज, तो ये यहाँ से u की वैल्यू आ गई, ये u क्या है, टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर है, ठीक है, ये टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर की वैल्यू आ गई। तो अब हमने जैसे स्टार्ट में क्या किया था, साई ऑफ टी इक्वल टू यू इंटू साई ऑफ टी नॉट, तो u की जो है वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है यहाँ से वो इधर जाके इसमें इंसर्ट कर देंगे, इसमें इंसर्ट करेंगे तो साई ऑफ टी आपके पास आएगा e रेज पावर माइनस आयोटा एच कट टी माइनस टी नॉट ओवर एच कट इनटू साई ऑफ टी नॉट। तो ये हमारे पास टाइम एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट है, यानी टी नॉट टाइम पर अगर हमें स्टेट पता है देन वी कैन कैलकुलेट द स्टेट at a time t later by multiplying just this propagator or time evolution operator with the initial state, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था टाइम एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट के हवाले से। तो आज के लेक्चर में मैं समराइज कर देता हूँ कि दो बुनियादी चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें आज हमने पढ़ी जो को ज़रूरत पड़ेगी हमें फ्यूचर में। एक तो ये है कि टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस, ठीक है,
ये इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं आपको ये जो मैंने आपको डेरिवेशंस दिखाई हैं रिटन फॉर्म में, ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगा डेरिवेशन, क्योंकि बुक में ये डेरिवेशन नहीं की हुई और ये बहुत ज़रूरी है ये डेरिवेशन, इस वजह से मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगा, आप तसल्ली से देख लीजिएगा। थोड़ा सा इस पर फोकस करना है। आपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, मैं उनको एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपने देखना है कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या फ़र्क है, क्या ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं या एक ही चीज़ है। तो इसका आंसर ये है कि ये एक ही चीज़ है। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ही जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन है। टाइम इंडिपेंडेंट जो है वो क्या है कि टाइम इंडिपेंडेंट जो है वो एक्चुअली उसी का ही एक स्पेशल केस है। ठीक, तो आप लोग जैसे मैंने बताया कि टाइम डिपेंडेंट में अगर आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और उसके साथ आप टाइम वाला फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेव फंक्शन आ जाएगा। और वो जो वेव फंक्शन होगा जिसमें टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट अलग और टाइम डिपेंडेंट पार्ट अलग से होगा, वो कहलाएगा स्टेशनरी स्टेट। वाई स्टेशनरी? बिकॉज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज स्टेशनरी। ये तो एक हिस्सा था। दूसरा हिस्सा था हमारा टाइम एवोल्यूशन। टाइम एवोल्यूशन में ये है कि अगर हमें किसी इनिशियल टाइम पर वेव फंक्शन साई नॉट वेव फंक्शन दिया हुआ है तो हमें किसी लेटर टाइम पर वेव फंक्शन कैसे कैलकुलेट करना है। हम लेटर टाइम वाला वेव फंक्शन इज इक्वल टू टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर इनटू द इनिशियल वेव फंक्शन। तो अब क्वेश्चन है कि टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर कहाँ से आएगा। टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर हमें मिलेगा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से, उसकी भी डेरिवेशन मैं आपको भेज दूंगा। तो वो यू जो है टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर, वो टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर आप इनिशियल वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको फाइनल टाइम पे वेव फंक्शन मालूम हो जाएगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आज के लेक्चर के, जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको थोड़ा ध्यान से आप पढ़ लें। इस हवाले से आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें मुझसे, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे उस पे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं किसी भी वक्त। लेकिन इनको कॉन्सेप्ट ये दोनों जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये लाजमी करने हैं, क्योंकि इनको हमने आगे जाके फिर बार बार यूज़ करना है। जी, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। जी तैयब। सर आपने बताया था कि हिल्बर्ट स्पेस जो है वो एन डायमेंशनल स्पेस होती है, तो एन डायमेंशनल स्पेस एग्जिस्ट करती है जी सर। आपने बताया था कि हिल्बर्ट स्पेस जो होती है वो एन डायमेंशनल स्पेस होती है ना, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एन डायमेंशनल स्पेस एग्जिस्ट कैसे करती है। एन डायमेंशनल स्पेस इस तरह से एग्जिस्ट करती है ना कि ये जो हमारे पास थ्री डायमेंशनल स्पेस है, जैसे कि ये कार्टेशियन स्पेस है, तो इसमें तो ये एक दूसरे से 90 के एंगल पर होते हैं। मतलब एक अगर एक्सेस यहाँ पर है दूसरा एक्सेस यहाँ पर होगा और 90 का एंगल होगा। एन डायमेंशनल स्पेस के अंदर इन्फिनिटेसिमल एंगल होता है, यानी 90 से बहुत छोटा छोटा एंगल होता है। और आप कह लें कि एक नेट होता है जिसमें एक ये ओरिजिन है, इससे हर तरफ जो है ना एक्सेस निकल रहे हैं, इस तरफ भी इस तरफ भी, एन एक्सेस की स्पेस होती है। ये हिल्बर्ट स्पेस कहलाती है, क्योंकि बेसिकली आपका जो वेव फंक्शन है ना उसके अंदर बेतहाशा इंफॉर्मेशन होती है। तो वो थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर इन जनरल नहीं होता। हाँ, जो हम ऑर्डिनरी सिस्टम लेते हैं, मतलब कि अभी हम स्टडी करेंगे वो तो हम सिंपल कार्टेशियन सिस्टम में ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो लेकिन जो बात जब डिफाइन किया जाता है किसी चीज़ को तो वो उसका मोस्ट जेनेरिक फॉर्म होती है, यानी कि उसके अंदर सारे पहलुओं को मद्देनजर रखना होता है। यानी कि स्पेशल केस के लिए तो डिफाइन नहीं करते, हमें इन जनरल किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं। तो अभी जो हम यूज़ करेंगे इस बेसिक लेवल पर, फंडामेंटल लेवल पर, हम ऑर्डिनरी थ्री डायमेंशनल स्पेस ही करेंगे, और फिर एक उसके साथ टाइम का फैक्टर होगा, यानी एक्स वाई जी आप कह लें, या आर थीटा फाई कह लें, या आर फाई जी कह लें, जो सिलेंड्रिकल में होता है या स्फेरिकल में होता है, हम इन्हीं को ही फिलहाल यूज़ करेंगे।
जी, और कोई क्वेश्चन है? चलें जी, बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात। सर खुदा हाफिज़।